गुड इवनिंग एवरीवन। या जब भी देख रहे हैं वो मॉर्निंग आफ्टरनून। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग ट्रोपोस्फियर तक कंप्लीट कर लिए थे और उसमें जो है ट्रोपोस्फियर आप समझ गए होंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर क्यों है। वाई ट्रोपोस्फियर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर अमॉन्ग दोज लेयर्स इन आवर एटमॉस्फियर because if the all climatic activities which includes temperature, pressure, humidity, so that we can say troposphere is most important among those layers. Okay, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में ही सब कुछ जो सारी चीज़ें क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है तो आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है और क्लाउड है और इनफैक्ट पर्सिपिटेशन है जिसको वर्षण कहते हैं हिंदी में। ये सब कुछ इसी लेयर में होता है ट्रोपोस्फियर में, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ये क्लियर हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटोस्फियर के बारे में और स्ट्रेटोस्फियर में हमने देखा था 30 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन लेयर O3 होता है इसका जो कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, और उसमें श्रिंक करती है और कह सकते हैं कि एक्सपेंड करती है, ठीक है। बाकी ओजोन जो है कि कभी कभी ग्राउंड पे भी बन जाती है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉक्स NOx जो गैस होती है इनके आपस में मिक्सचर से जो काफ़ी नुकसान करती है ह्यूमन लंग्स के लिए। दिल्ली में बीच में जो है इसकी प्रॉब्लम आई थी। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये है हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। मेरे एक फ्रेंड जो हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भाई आपने हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को नहीं बताया उसमें, इसको जो है कि हिंदी में आर्द्रता ग्राही तत्व भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आप देखते होंगे, मैंने बताया भी था शायद कि जो साल्ट होता है, सी साल्ट होता है और साथ ही साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स सॉइल के, तो उनके साथ वो जब इंक्लूड हो जाते हैं आपस में तो छोटे लेयर्स के रूप में होते हैं। और क्या होता है कि वेपर जब उनसे उनके चारों तरफ आ जाता है तो वो कह सकते हैं कि पर्सिपिटेशन के रूप में, बूंदों के रूप में आने लगता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो होते हैं तत्व, मतलब ये जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो ये जो है कि वेपर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और फिर जो है पर्सिपिटेशन के रूप में कभी कभी ये करा देते हैं, पर्सिपिटेशन ये करा देते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर हो गया था। मेसोस्फियर के बारे में है कि इसमें टेम्परेचर जैसे ऊपर की तरफ आप जाते रहते हैं तो इसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरता रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान इसका होता है, ठीक है। इसका जो निचला हिस्सा होता है इसको टर्बोस्फियर भी कहते हैं। 50 से 60 किलोमीटर के बीच का हिस्सा होता है क्योंकि यहाँ पे टर्बिडिटी होती है। टर्बिडिटी का मतलब बहुत तेज़ी के साथ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है ये आपका आयोनोस्फियर, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, तो एक्सट्रीम यूवी रेज एंड एक्स रेज सोलर रेडिएशन आयोनाइजेज द एटम्स एंड molecules thus creating a layer of electrons। सिंपल बात है। क्या होता है कि जब सन से पूरी एनर्जी आ रही होती है, आप जानते हैं कि सन में हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जब एनर्जी वहाँ पे सन में क्रिएट होती है तो वो एनर्जी फोटॉन के रूप में निकलती है। फोटॉन जो होता है एनर्जी बंडल होता है, तो उसमें कई सारी रेज आती हैं, तो एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं और यूवी रेज आती हैं। तो वो जो कह सकते हैं हम लोग कि जो एक्सट्रीम यूवी रेज होती हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स या कह सकते हैं आते हैं, एटम्स आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं या एटम्स आते हैं, और फिर साथ ही साथ जो स्ट्रेटोस्फेरिक या ट्रोपोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है और इन सब के जो कण हैं या मॉलिक्यूल्स हैं ये चले जाते हैं और इनमें होता है आपस में आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन्स की लेयर बन जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की लेयरिंग बन जाती है और इस वजह से कह सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं ये यहीं से नीचे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ आती हैं,
ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आयनोस्फीयर है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो रेडियो वेव्स होती हैं जिनसे आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स चलती हैं, और साथ ही साथ जो है आप जितने जो सैटेलाइट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन कैसे प्राप्त करते हैं, रेडियो वेव्स के कारण प्राप्त करते हैं। इनफैक्ट जो आपका ब्लूटूथ काम करता है वो रेडियो वेव्स पे ही तो काम करता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स यहीं से जो है वापस चली आती हैं, तो इस वजह से हमारे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन का काम हो पाता है। तो ये हो गया। इसके बाद एग्जोस्फीयर, एग्जोस्फीयर के बारे में बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी स्टडी चल रही हैं, पता नहीं है, लेकिन इसकी कितनी अधिकतम ऊंचाई होती है तो कुछ एक बुक में बहुत ज़्यादा दे दिया कि अंत तक है, नहीं ऐसा नहीं है। 1000 किलोमीटर तक एग्जोस्फीयर की अधिकतम ऊंचाई मानी जाती है कि है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर एक और लेयर होती है अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक और लेयर होती है 60,000 किलोमीटर के ऊपर, और उसका नाम होता है मैग्नेटोस्फीयर। हालांकि वो जो है आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं होता है मैग्नेटोस्फीयर, लेकिन मैग्नेटोस्फीयर का एक बड़ा अच्छा काम होता है। क्या काम होता है मैग्नेटोस्फीयर का? जो मैग्नेटोस्फीयर होता है इसके चारों तरफ, हिंदी में उसको कहते हैं चुंबक मंडल। तो आप जानते होंगे कि अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, ठीक है। और उन मैग्नेटिक पावर्स के इफेक्ट के कारण अर्थ के चारों तरफ भी एक जो है मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा होता है, ठीक। और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होता है कि कभी कभी जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो खतरनाक या डेंजरस जो कण होते हैं, ठीक है, वो पृथ्वी पर आ रहे होते हैं, अर्थ पर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अर्थ पे वो आ नहीं पाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो एक ही जगह पे श्रिंक करके चमकने लगते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्थ पोल पे वो श्रिंक करते हैं कभी कभी और चमकते हैं, तो उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और जब साउथ पोल पे वो चमकते हैं श्रिंक करके तो उनको अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप आगे देखेंगे। बाकी आपको समझना ये है, इसमें लास्ट में आपके चैप्टर में है कि किसी भी मतलब मौसम को प्रभावित करने वाले जो वेदर और क्लाइमेट को जो इफेक्ट करने वाले मेन रीज़न होते हैं वो आपका होता है टेम्परेचर। तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया कि टेम्परेचर अर्थ पे क्रिएट क्यों होता है। आपने एक बात तो सीख लिया कि टेम्परेचर क्रिएट क्यों होता है। आगे आप देखेंगे ये प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। फिर ये प्रेशर डिफरेंस से विंड कैसे चलती है हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में, इसके बाद हम समझेंगे ह्यूमिडिटी के बाद कि कैसे क्लाउड फॉर्मिंग होती है, और लास्ट में समझेंगे हम परसिपिटेशन के बारे में, यानी कि वर्षण कैसे होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों क्रिएट होता है तो इसके बारे में आप देखेंगे इंसोलेशन। तो ये सारी चीज़ें इंसोलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, और ये है आपका परसिपिटेशन। पूरे क्लाइमेटोलॉजी में आप इन सभी चीज़ों का मेनली इनका जो है स्टडी करेंगे। तो टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो चैप्टर आपका आएगा उसमें हम सीखेंगे हीट बजट के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और आपसे कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर करिएगा वीडियोज़ को। थैंक यू।